मैं ये देख रहा था कि आज इस स्टैचू के ठीक सामने जो राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली है प्रधानमंत्री ने, उसमें कौन-कौन शामिल थे। एक तो सभी टुकड़ियों का नेतृत्व जो है वो महिला ऑफिसर ने किया है। इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा से जुड़ी हुई जो दूसरी बल हैं वो कुल मिलाकर के 16 टुकड़ियां थी। और बीएसएफ के जो जवान ऑपरेशन सिंदूर में लगे थे, 16 पदक विजेता उसमें शामिल किए गए। सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता भी और 9 बैंड टुकड़ियां जिनमें 4 स्कूल बैंड शामिल थे। कुल मिलाकर के 10 झांकियां इसमें अनुपम जी शामिल की गई। एनडीआरएफ, एनएसजी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड की 10 झांकियां थी। एक तरीके से वहां का माहौल वैसा ही था जैसा हम इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन के बीच में हर 26 जनवरी को देखते हैं। वायुसेना की जो सूर्य किरण किरण टीम है उसका फ्लाई पास्ट, इसके अलावा एनएसजी का हेल मार्च, सीआरपीएफ और गुजरात पुलिस की महिला विंग का अ, एक अलग मॉक ड्रिल और बीएसएफ का डॉग शो, असम पुलिस का मोटरसाइकिल स्टंट शो। और ये 15 नवंबर तक चलना है वहां पर, जो भारत पर्व इस समय चल रहा है। और सभी राज्यों को कहा गया है, एक दिन में 2 राज्य जो अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके कार्यक्रम वहां आयोजित करेंगे। ये एक समानांतर तरीके से, या ये कहें कि जो पटेल को इतिहास के पन्नों में दफन कर देना चाहते थे, उनको मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री ने यह आयोजन किया है। और इसके लिए 150वीं जयंती का अवसर चुना गया और गृह मंत्री ने कहा है कि ये अब कंटिन्यू रहेगा वहां पर। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी को मैसेज देने की इसमें बात है। सरदार पटेल को हकीकत यह है कि उस व्यक्ति ने जो इस देश के लिए किया है, उनको जो भी श्रेय दिया जाए या उनको जितनी भी तरह से सेलिब्रेट किया जाए कम है। मतलब ये तो एक बड़ा पाप हुआ है ओंकार से, पाप हुआ है। मतलब इतिहास की पहली वोट चोरी हुई। आज आप वोट चोरी चिल्लाते हैं। वोट चोरी तो आपने की भाई, आपकी पुश्तों ने की वोट चोरी। और वोट भी मामूली चोरी नहीं, जिसको एक वोट नहीं मिला वो प्रधानमंत्री, जिसको सब वोट मिले उसको हटा दिया। और एक बार नहीं, इसके पहले भी देख लीजिए, नेहरू को बनाना चाहते थे कांग्रेस अध्यक्ष मोहनदास करमचंद गांधी, पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया, बोस ने उनको एक बार, बोस ने 2-2 बार बने अध्यक्ष। अंत में आपने बोस को कांग्रेस से निकालकर दम लिया, क्योंकि आपको नेहरू के लिए जगह साफ करनी थी। तो आप कितनी बलि लिया भाई आपने, कितने नेताओं की आपने बलि लिया सिर्फ नेहरू के लिए। तो ये जो हो रहा है, किसी को मैसेज जाएगा किसको मैसेज नहीं जाएगा, इसका कोई वो नहीं है। और वैसे भी कांग्रेसी और गांधी परिवार कब से मैसेज लेने लगा, उनको तो अपने आगे को, अपनी नाक के आगे कुछ नजर ही नहीं आता ना। लेकिन देर से ही सही उस महान विराट व्यक्तित्व का अभिनंदन तो होना चाहिए। लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि वो क्या थे और उन्होंने क्या किया। दूसरी अनुपम जी, मैं बार बार कहता हूं कि आपको 2047 तक अगर इस देश को विकसित राष्ट्रों की पांत में ले जाकर के खड़ा करना है, तो ये जो बार बार विकास के जो प्रगति के पग हैं, इनको बार बार रोकने वाली जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उनको पहले दफा करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आज फिर प्रधानमंत्री के भाषण में ये बात आई है कि नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, इन तीनों से हम देश को मुक्त करेंगे। और ये ऐसी समस्याएं रही हैं। 2014 से पहले उन्होंने बताया कि 125 जिले और ऊपर काठमांडू से लेकर के नीचे गढ़चिरौली तक एक पूरी लाल पट्टी बन गई थी।
करीब करीब 125 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। उनका कहना है कि अब 11 जिले बचे हैं और इन 11 में भी केवल 3 ऐसे हैं जो गंभीर रूप से ग्रस्त हैं। और अमित शाह कह चुके कि मार्च 2026 तक हम खत्म कर देंगे इसको। बहुत बड़े पैमाने पर नक्सली अपने हथियार डाल रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उनके भी अपने माइनस प्लस हैं, खतरे भी हैं। कब फिर से ये बंदूकें उठा लें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर इन 3 मोर्चों पर कामयाबी मिल जाती है। नहीं बिल्कुल साहब, और आप देखें कि जैसे भारत को पोलियो मुक्त किया गया, इस बार तो बाकायदा गृह मंत्री ने डेट दी। मुझे याद नहीं पाता कि दुनिया में कभी किसी ने ऐसे डेट दी हो कि मेरा देश आगामी 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, और उसको 99.9% करके उन्होंने दिखा भी दिया। कमाल किया। अब एक एक चीज को देख लें। नक्सलवाद आपने कहा, माओवाद कहा और आतंकवाद कहा। नक्सलवाद हमारे आपके लिए बुरा हो सकता है, पर कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने तो बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि नक्सलवादियों की मांगे मान ली जानी चाहिए, उनके खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया जाना चाहिए। अभी सितंबर या अक्टूबर में ये तो हुआ नक्सलवाद। माओवाद आपने दूसरा कहा, तो यहां तो पार्टियों का नाम ही माओवादी है। सीपीआई-एमएल माओवादी लेनिन होते, आप देखिए वो तो पार्टी का नाम ही माओवाद है यही। और तीसरे आपने आतंकवाद कहा, तो आतंकवादी तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मतलब आवास पर डिनर खाते तो गिफ्ट लेकर जाते थे, और प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो खिंचाकर गौरवान्वित महसूस करते थे। और इन तीनों ही जगह प्रहार हुआ है। नक्सलवाद के लिए आगामी 31 दिसंबर डेट तय हो गई है। माओवाद को जड़ से उखाड़ा जा रहा है, करीब करीब उखड़ गया है। और जो आतंकवादी प्रधानमंत्री आवास में बैठकर डिनर खाते थे, वो कैसे उनको पुलिस बाल पकड़ के घसीट कर जेल ले जा रही है, उसके फोटो हम सब ने देखे। लेकिन आतंकवाद जो है वो केवल हमारे देश के भीतर की समस्या नहीं है, पड़ोसी पाकिस्तान में भी और नेपाल में भी इनको शरण मिलती रही है, वहां मीटिंगें होती रही हैं इनकी, साजिशों के तार वहां से बुने जाते रहे। इनके सरगना अभी भी पाकिस्तान की गोद में खेल रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि जब हम आतंकवाद को समूल नष्ट करने की बात कर रहे हैं तो निशाने पर पाकिस्तान भी आएगा, वो जगह भी आएंगी जहां इनको छिपा करके रखा गया है? म्यांमार में 2 बार हमले हुए, आपने देखा। अज्ञात बंदूकधारी अब तक हमला करते थे, अब अज्ञात ड्रोन हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान में 3 बार स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ये तो साहब अंतहीन एक लड़ाई है, ये तो एक अंतहीन लड़ाई है, चलती रहेगी। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है कि उसने आतंकवादियों को गोद में बैठाया, तो जिनको गोद में बैठाया तो उसके सर पे चढ़ के नाच रहे हैं। पाकिस्तान में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही टूट रहा है अंदर से। एक बार अभी राजनाथ सिंह जी ने कहा था, हमारे रक्षा मंत्री ने, कि पीओके में कुछ नहीं करना चाहिए, पीओके चल के आएगा भारत के पास। तो हालत तो आप देख रहे हैं।